बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी बसंत पुस्तक के अंतर्गत सबसे पहले पाठ जो कि एक कविता है ध्वनि ध्वनि कविता का भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्वनि कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ आप समझें। हम आपको विस्तार पूर्वक उसका भावार्थ बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्वनि आपका पहला पाठ है बसंत पुस्तक में, ध्वनि है कक्षा 8 में। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लेखक के बारे में। तो इसके जो रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे उनका जीवन परिचय। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुने। निराला जी का जो जन्म हुआ, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म हुआ 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रचनाएं की। इनका काव्य संग्रह है जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि। और कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिनमें प्रभावती, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, अप्सरा आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कवि ने जो ध्वनि कविता लिखी है, ध्वनि का मतलब आप समझते हैं, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो कवि ने यहाँ पर आवाज़ दी है। आजकल के नवयुवकों के बारे में कुछ कहा है, उनको एक संदेश दिया है, क्योंकि कवि जो थे आशावादी दृष्टिकोण रखते थे और इनकी कविताओं में आशावादी दृष्टिकोण झलकता है। कवि ने इस कविता में प्रकृति की मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। कवि का आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर साफ साफ झलकता है, अतः वह जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर कविता में कहा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी न होगा मेरा अंत कवि कहता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, यानी कि मैं अभी समाप्त होने वाला नहीं हूँ। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अभी तो उसके जीवन का आरंभ ही हुआ है, उसके जीवन में बसंत रूपी बहार आई है, फिर इतनी जल्दी अंत कैसे हो सकता है, यानी कि अभी अंत नहीं होने वाला। आगे यहाँ पर कहा गया है कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। बच्चों, गात का मतलब होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कवि निंद्रा यानी कि आलस्य में सोई हुई युवा पीढ़ी को जागृत करने की कोशिश करता है। एक एक फूल अर्थात हर युवा का आलस्य दूर भगा देना चाहता है। अभी तो वह जवान है, यौवन से भरपूर है। अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेरकर उनमें एक नई सुबह जागृत कर देगा, कवि कहता है। अर्थात युवा पीढ़ी को प्रेरित कर उनमें नए उत्साह का संचार करता है। आगे यहाँ पर कहा है कवि ने कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, यानी कि एक एक फूल से मैं तंद्रालस यानी कि आलस्य को खींच लूँगा, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूँगा, और अपने जीवन का जो अमृत रूपी यौवन है उससे सब कुछ सींच दूँगा। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन सब को, भटके हुए युवाओं को और जो आलस्य में डूबे हुए हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, उन सब को मैं रास्ता दिखाऊँगा। और वे जहाँ भी हैं मेरे वे जहाँ अनंत, जितने भी नवयुवक हैं, युवा पीढ़ी है जो कि अनंत है, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन सब को जो है
एक नई राह दिखाऊंगा। और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। युवा पीढ़ी को आशावादी दृष्टिकोण से सिंचित करना है। तो बच्चों, यहाँ पर ये था कविता का भावार्थ आपने सुना। तो आइए आगे देखते हैं यहाँ पर पाठ में प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास में आप देखते हैं यहाँ पर कविता से सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कविता से तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत नहीं होगा। पहला प्रश्न आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आप चाहे तो नोटबुक और पेन लेकर इनका जो है इन्हें नोट कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि कविता से आगे, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, आप किसी भी दीपावली, होली, दशहरा, जो भी आपको त्यौहार जो है अच्छी तरह से आपको अच्छा लगता हो और जिसमें आपने आनंद का अनुभव किया हो, आप जो है वहाँ पर जो है एक निबंध लिख सकते हैं उसी विषय पर। आगे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो हम इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको आगे देने वाले हैं। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। अनुमान और कल्पना, यहाँ पर कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौरे बन बन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। आगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो बच्चों, आगे यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर इन सब प्रश्नों के उत्तर आगे देने वाले हैं, इसलिए हमने आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताया पहले कि क्या क्या आपको प्रश्नों के उत्तर मालूम करने हैं। यदि आपको आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आगे इसी वीडियो में आपको जो है आप लगातार देखते रहें, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप पेंसिल कॉपी लेकर इन्हें लिख भी सकते हैं। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। और आगे यहाँ पर आपकी पुस्तक में लिखा है कि भाषा की बात में हरे हरे पुष्प में एक शब्द को एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। वाक्य में चमत्कार आ गया है, क्योंकि एक बेर फल होता है और दूसरा बेर जो है टाइम के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, समय के लिए। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अलंकार के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अलंकारों से संबंधित आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का अभ्यास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। आपने देखा होगा। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी आदि शब्द। तो आप भी इन शब्दों को जो एकत्र कर सकते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है कि कोमल गाद, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात। तो
विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। आप इसे याद रखें कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश में गात, बसंत, पात सब विशेष्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बसंत की विशेषता बताई गई है और क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल, हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। तो हरे हरे पात में पत्तों की विशेषता है कि वे हरे हरे हैं। और हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पर जो आगे कहा गया है इस पाठ में कि कुछ करने को बसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं। कुछ कविताओं का संकलन आप तैयार कीजिए। शब्दकोश में बसंत शब्द का अर्थ देखिए, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ के। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर पाठ में पूछा गया है। तो आगे हम आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने वाले हैं। अब आइए जानते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। तो कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो आइए चलते हैं इसके उत्तर को देखते हैं। आप चाहें तो पेंसिल कॉपी लेकर इसे आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये हैं आपके ध्वनि पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और यहाँ पर आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों आप? उत्तर लिखेंगे आप, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो उत्तर लिखेंगे आप, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। इसके बाद बच्चों एक आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो क्या आप जानते हैं कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है? नहीं? चलिए यहाँ पर उत्तर बता देते हैं आपको। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व, कौन है पंचतत्व? अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व कौन कौन से हैं? आइए, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो ये त्यौहार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। तो इसके बाद बच्चों आइए यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका 5वां प्रश्न, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। इसके बाद बच्चों ये है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर
आइए उत्तर क्या लिखेंगे आप। बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। होली हमारा देश भारत विश्व का अकेला एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल को इन त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। तो आप देखें, ध्यान दें बच्चों, हम यहाँ पर आपको होली के बारे में निबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल को इन त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों होली का त्यौहार। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप ध्यान दें, यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव, आप ध्यान दें, मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के त्यौहार को संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है? मदनोत्सव। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग, आप जानते हैं ना, फाग जब रंग खेला जाता है, फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं और आपसी वैमनस्य, बैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए भाषा की बात से। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर भाषा की बात। पहला प्रश्न है, हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हरे हरे पुष्प, पुष्प दो बार आया है ना, तो ये पुनरावृत्ति कहते हैं इसे। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। तो कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, 3 बेर खाती थी, यहाँ पर लिखेंगे आप थी, वह 3 बेर खाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, एक शब्द बेर, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का, आप देख रहे हैं यहाँ पर मन का, और एक तो मन का हो गया, और एक मन का कौन सा, जो दाना जो माला पे लोग जपते हैं उसे कहते हैं मन का। तो यहाँ पर मन का आप देख रहे हैं। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। तो ऐसे प्रयोगों को आप ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। तो यहाँ पर आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे बच्चों? आप ध्यान दें, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला, और रह रहकर से कल रात में रह रहकर बारिश हो रही है। और लाल लाल में क्या लिखेंगे आप? लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। और इसी प्रकार सुबह सुबह में लिखेंगे दादी जी
सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। और रातों रात का क्या लिखेंगे? ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। और घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आप ध्यान दें, इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आप इन पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद करें। तो बच्चों इसी प्रकार आप कक्षा 8 हिंदी से संबंधित और अन्य विषयों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।